कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर में कोई मेहमान आया हाँ। और वो सबसे हंस बोल रहा है, बहुत शरीफ लग रहा है, पर आपका कुत्ता उसे देखकर बस भौंके जा रहा है। बिल्कुल। या फिर आपकी बिल्ली घर के किसी एक खास कोने में जाने से हमेशा कतराती है। हाँ, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो वहां पर। हमें तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से, हमारी पकड़ से बाहर है। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी दिलचस्प पहेली पर है। सवाल यह है कि कुत्ते और बिल्लियां, जिसे हम आम भाषा में नकारात्मक ऊर्जा या फिर एक बुरी वाइब कहते हैं, उसे आखिर महसूस कैसे कर लेते हैं। और ये समझने के लिए हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं रहेंगे। जो स्रोत हमें मिले हैं, हम उनके आधार पर इसके पीछे के विकासवादी, वैज्ञानिक और ऊर्जा से जुड़े पहलुओं की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोई जादू टोना है या फिर एक ऐसा विज्ञान जिसे हम इंसान शायद भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही साफ करते हैं, जब हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम किसी भूत प्रेत या किसी रहस्यमयी शक्ति की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सारी गलतफहमियां यहीं से शुरू होती हैं। स्रोतों के हिसाब से अगर हम इसे साइंस के नज़रिए से देखें, तो ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। अच्छा। नहीं, ये असल में बहुत सारे छोटे छोटे फिजिकल और केमिकल बदलावों का एक मिला जुला असर है। एक तरह का कॉकटेल कह सकते हैं इसे। कॉकटेल, ये दिलचस्प है। तो इसमें क्या क्या मिला होता है? तो सोचिए, जब कोई इंसान तनाव में है या गुस्से में है, तो उसका शरीर एक केमिकल फैक्ट्री बन जाता है। एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में दौड़ने लगते हैं, और इन हार्मोन्स की एक बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बहुत ही हल्की गंध होती है जो हमारे पसीने के जरिए बाहर निकलती है, जिसे हम इंसान तो नहीं सूंघ पाते होंगे। बिल्कुल नहीं सूंघ पाते। इसके अलावा हमारे दिल की धड़कन बदल जाती है, सांसों की लय बदल जाती है। इससे हमारे शरीर के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी हल्का सा बदलाव आता है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि किसी झगड़े के बाद कमरे में टेंशन महसूस हो रही है, तो वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में हवा में मौजूद इन केमिकल और फिजिकल सिग्नल्स का ही नतीजा है। वो तनाव सच में हवा में तैर रहा होता है। मतलब जिसे हम एक बुरी वाइब या एक अजीब सी घुटन कहते हैं, वो इन सभी अदृश्य संकेतों का एक कलेक्शन है। बिल्कुल। हम इंसान शायद इसे बस एक अस्पष्ट सी फीलिंग की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जानवर इन सभी संकेतों को एक साथ एक पूरी तस्वीर की तरह पढ़ लेते हैं। ये तो कुत्तों की बात हुई, जिनकी दुनिया तो गंध पर ही टिकी है। लेकिन बिल्लियां, वो तो बिल्कुल अलग होती हैं। क्या वो भी इसी तरह हमारी भावनाओं को सूंघती हैं, या उनके पास कोई और सुपर पावर है? उनके पास एक अलग ही टूल किट है। स्रोत ये बताते हैं कि बिल्लियां गंध से ज्यादा कंपन और स्थानिक ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। कंपन पर? कैसे? उनकी मूंछें देखिए आपने, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। वो हवा में होने वाली बहुत ही सूक्ष्म हलचल और दबाव के बदलाव को पकड़ने वाले ऊर्जा सेंसर की तरह काम करती हैं। ऊर्जा सेंसर, ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? ये एक रूपक से कहीं ज्यादा है। उनकी मूंछें हवा के दबाव में आने वाले नैनो स्तर के बदलाव तक को भांप सकती हैं। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात स्रोतों में भूचुंबकीय रेखाओं के बारे में बताई गई है। जियो बायोलॉजिकल लाइंस कहते हैं इन्हें। भूचुंबकीय रेखाएं? ये क्या होती हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे धरती की अपनी नसें हैं जिनमें प्राकृतिक ऊर्जा बहती है। ये अदृश्य रेखाएं पूरे ग्रह पर एक जाल की तरफ फैली हुई हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर ही ऊर्जा शांत और संतुलित होती है, और कुछ जगहों पर जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां ऊर्जा में असंतुलन या तनाव होता है। बिल्लियां इन ऊर्जा धाराओं के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील होती हैं। तो इसका मतलब? इसका मतलब वो हमेशा वहीं बैठना या सोना पसंद करेंगी जहां ये ऊर्जा का बहाव सबसे शांत और पॉजिटिव हो। अरे वाह! तो अगर कोई बिल्ली घर के किसी खास सोफे पर ही सोना पसंद करती है और किसी दूसरे कमरे में जाने से ही मना कर देती है, तो हो सकता है वो उस जगह की एनर्जी को पसंद या नापसंद कर रही हो। बहुत हद तक यही वजह होती है। वो उस जगह के ऊर्जा वास्तु को हमसे बेहतर समझती है। और ये जो असाधारण संवेदनशीलता है, ये सिर्फ इंसानों या घरों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जानवर प्राकृतिक आपदाओं को भी हम इंसानों से बहुत पहले भांप लेते हैं। बिल्कुल।
मुझे 2004 की सुनामी की कहानियां याद आ रही हैं, जब लहरों के आने से घंटों पहले हाथी और दूसरे जानवर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे थे। हाँ, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम आज भी सीधे पृथ्वी के प्राकृतिक सिग्नल से जुड़ा हुआ है। हम इंसान तो कंक्रीट के जंगलों में वाईफाई सिग्नल्स के बीच इतने घिर गए हैं कि हमारा ये कनेक्शन लगभग टूट चुका है। भूकंप आने से पहले धरती के चुंबकीय क्षेत्र में जो सूक्ष्म बदलाव होते हैं, या सुनामी से पहले हवा के दबाव में जो भारी गिरावट आती है, ये सब जानवर अपने पूरे शरीर से महसूस कर लेते हैं। उनकी बॉडी एक जीता जागता बैरोमीटर है। इसीलिए वो कहानियां सच लगती हैं जहां भूकंप से ठीक पहले कुत्ते बेवजह रोने लगते हैं। हाँ, या बिल्लियां अपने बच्चों को मुंह में दबाकर किसी सुरक्षित जगह भागने लगती हैं। वो असल में एक चेतावनी दे रहे होते हैं। वो प्रकृति की उस भाषा को पढ़ रहे होते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, वे उस आने वाले संकट की नकारात्मक ऊर्जा को पहले ही महसूस कर लेते हैं, जिससे हम तब समझते हैं जब आपदा हमारे दरवाजे पर आ खड़ी होती है। अच्छा, चलिए वापस इंसानों पर आते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जानवर इंसान के बाहरी दिखावे या मीठे शब्दों के धोखे में नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या या गुस्से से भरा हुआ है, तो क्या वे इसे पकड़ लेते हैं? हाँ, और यहीं पर बात सिर्फ बायोलॉजी से थोड़ी आगे बढ़कर ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच जाती है। स्रोत बताते हैं कि जानवर शब्दों को नहीं, बल्कि इंसान की ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र को पढ़ते हैं। ऑरा? हाँ, अब यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्यों से उन अवधारणाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो आध्यात्मिक परंपराओं और ऊर्जा चिकित्सा से जुड़ी हैं। सही है, ये अंतर करना जरूरी है। तो ये स्रोत ऑरा के बारे में क्या कहते हैं? उनके अनुसार हर जीवित चीज का एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब कोई व्यक्ति शांत, खुश और ईमानदार होता है तो उसका ऑरा फैला हुआ और चमकदार होता है। और जब कोई नेगेटिव होता है तब? लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो या अंदर से गुस्सा, डर या ईर्ष्या जैसी भावनाएं दबा रहा हो, तो उसका ऑरा सिकुड़ जाता है, धुंधला या असंतुलित हो जाता है। जानवर इस ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलाव को सीधे सीधे देख या महसूस कर लेते हैं। मतलब उनके लिए ये वैसा ही है जैसे हमारे लिए किसी के चेहरे का भाव पढ़ना। एग्जैक्टली। इसीलिए शायद कोई बहुत हंस बोलकर घर में आता है, पर कुत्ता उस पर गुर्राता रहता है, या बिल्ली उससे दूर भागती रहती है, क्योंकि वे उसके मुखौटे के पार उसके असली एनर्जी पैटर्न को देख रहे हैं। वे बाहरी मुखौटे को नहीं, अंदर की वास्तविक ऊर्जा को पहचानते हैं। इसके अलावा एक और फैसिनेटिंग बात है भावनात्मक स्मृति तरंगों की। ये क्या है? स्रोत बताते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई बहुत दुखद या हिंसक घटना हुई हो, तो उसकी एक ऊर्जात्मक छाप वहां की दीवारों, हवा और चीजों में रह जाती है। इसे स्थान की स्मृति भी कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि घर खरीदते या किराए पर लेते समय हमें अपने पालतू जानवर को साथ ले जाना चाहिए? क्या वो एक तरह के इमोशनल वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर कोई जानवर किसी घर में घुसते ही बेचैन हो जाए, किसी खास कमरे में जाने से डरे, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उस जगह की ऊर्जा में कुछ भारीपन है। कोई पुरानी दुखद स्मृति? हाँ, जिसे वो महसूस कर रहा है, भले ही हमें कुछ पता न चले। वे उस स्थान के जो मानसिक ऊर्जा का बोझ है, उसे अपने शरीर पर महसूस करते हैं। ये सब जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। तो अंत में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसका बहुत गहरा महत्व है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जानवर न केवल नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं, बल्कि वे उसे संतुलित करने की एक सहज कोशिश भी करते हैं। संतुलित करने की कोशिश? जैसे किसी दुखी या तनाव में डूबे व्यक्ति के सीने पर बिल्ली का आकर बैठ जाना और एक खास तरह की कंपन करना। हाँ, वो जो परिंग की आवाज होती है। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि बिल्ली की उस गड़गड़ाहट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो वही होती है जो टिश्यू को ठीक करने में मदद करती है। अच्छा। वो असल में उस व्यक्ति के हृदय क्षेत्र की ऊर्जा को स्थिर करने का एक प्राकृतिक हीलिंग प्रयास है। या जब हम परेशान होते हैं तो कुत्ते का पास आकर चुपचाप अपना सिर हमारी गोद में रख देना। हाँ, वो हमारी बेचैन ऊर्जा को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे सोख कर शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या है इसका? दूसरा पहलू एक चेतावनी है। अगर किसी घर में लगातार तनाव, झगड़े या उदासी का माहौल बना रहता है, तो जानवर उस नकारात्मक ऊर्जा को लगातार सोखते रहते हैं। एक तरह के इमोशनल स्पंज की तरह? बिल्कुल, वे इमोशनल स्पंज बन जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वे खुद बीमार पड़ सकते हैं,
डिप्रेशन में जा सकते हैं, या कुछ मामलों में उनकी उम्र भी कम हो सकती है। बाप रे, तो उनका बदलाव व्यवहार, उनकी बेचैनी या उदासी, वो असल में हमारे लिए एक आईना है। हाँ, एक अलार्म है एक अलार्म। कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारा अपना भावनात्मक माहौल स्वस्थ नहीं है और उसे सुधारने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे हमारे परिवार के भावनात्मक स्वास्थ्य के सबसे पहले इंडिकेटर हैं। उनका स्वास्थ्य सीधे तौर पर घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। तो हमने देखा कि कुत्तों और बिल्लियों की ये अद्भुत क्षमता कोई जादूटोना या छठी इंद्री का चमत्कार नहीं, बल्कि ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है। उनकी इंद्रियां आज भी प्रकृति की उस सूक्ष्म भाषा को समझती हैं जिसे हम इंसान अपनी इस आधुनिक जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। वे हमें हर पल याद दिलाते हैं कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखती है। इसके परे एक अदृश्य संसार भी है जो कंपन, गंध और ऊर्जा के नियमों पर चलता है। और हमारे ये पालतू जानवर उस अदृश्य संसार के सबसे सूक्ष्म और ईमानदार प्रहरी हैं। तो अगली बार जब आपका पालतू जानवर कुछ अजीब व्यवहार करे, किसी मेहमान को देखकर गुर्राए या किसी कमरे में जाने से कतराए, तो उसे नज़रअंदाज करने या डांटने के बजाय एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्या महसूस कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वो हमारे बारे में या हमारे आसपास के माहौल के बारे में कोई ऐसा गहरा संकेत तो नहीं दे रहा जिसे सुनने और समझने की हमें सख्त जरूरत है।